दोस्तों, रक्षा अध्ययन में एक जो नया टॉपिक जुड़ा है मनु का युद्ध दर्शन, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। मनु काफ़ी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं, आज के समय में काफ़ी विवादित रहते हैं। मनुवाद का विरोध करते काफ़ी लोग आपको नज़र आ जाएंगे समय समय पर। यहाँ तक कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने मनु स्मृति को पब्लिकली जला दिया था। तो कुछ बातें इसमें थी, चाहे वो वर्ण व्यवस्था के बारे में हो, चाहे स्त्रियों की निम्न दशा के बारे में, कुछ विवादित इसमें चीज़ें थी, सामग्रियां थी जिनको लेकर विवाद रहता है। हालांकि वह मनुस्मृति को ठीक से पढ़ने के बाद ही उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे मनु का, वह है युद्ध दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत जो इन्होंने मनुस्मृति में दिया था। देखिए, इनका मनुस्मृति ही सभी चीज़ों का, इनके सारे विचारों का स्रोत है। हिंदू धर्म के अनुसार मनु को प्रथम पुरुष माना जाता है इस धरती पर। ठीक है, सबसे पहले यदि कोई मनुष्य आया तो उनका नाम मनु है। ठीक है, मनुष्य या मानव जो नाम ही पड़ा है वो मनु के नाम पे पड़ा है। ठीक है, मनु के नाम पे ही मनुष्य या मानव कहा जाता है, अर्थात मनु के बाद के, अर्थात मनु के उत्तरवर्ती जो लोग हुए वो मानव या मनुष्य कहलाते हैं। तो मनु को ही प्रथम पुरुष माना जाता है, संज्ञा दी जाती है हिंदू धर्म के अनुसार। और कुछ इससे ज़्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप केवल युद्ध दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत जो आपके सिलेबस में वही देखेंगे। प्राचीन भारतीय चिंतक मनु के विचारों को जानने का आधार क्या है? मनुस्मृति है। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर व्यक्ति, समाज एवं राज्य के विविध कार्यों एवं दायित्वों का विस्तृत विवेचन किया गया है। देखिए, आप कौटिल्य का अगर हमारा वीडियो देखे होंगे तो उसमें जो खाटगुण सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत है, अर्थात राज्य के 7 अंग का जो सिद्धांत है, 7 अंग होते हैं राज्य के, सबका अलग अलग महत्व होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है और सातों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा विदेशी या पड़ोसी राज्यों से कैसा संबंध रहता है किसी राज्य का, ये आपने कौटिल्य में जो पढ़ा वो आप देखेंगे मनु से ही पूरी तरह प्रभावित थे कौटिल्य। इन सब सिद्धांत जो युद्ध दर्शन है उनका, राजनीतिक दर्शन है, वो मनु से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। यही कारण है कि आज के समय में चाहे मनु के सिद्धांत हों, युद्ध संबंधी, राजनीतिक या विदेश नीति संबंधी जो विचार थे उनके, कौटिल्य के कुछ ज़्यादा परिष्कृत और व्यवहारिक हैं भले मनु से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें उसमें जोड़ी थी। लेकिन अगर मौलिक सिद्धांत के रूप में देखें तो मनु के जो सिद्धांत थे वो आज भी प्रासंगिक है। जिस तरह कौटिल्य के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, आज के समय में भी प्रासंगिक हैं, कुछ विवादों को, कुछ अपवादों को लेते हुए, इसी तरह मनु के भी सिद्धांत हैं। तो मनु के राजनीतिक सिद्धांत व युद्ध दर्शन आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। मनु के युद्ध दर्शन को निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। अब हम इनके युद्ध दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत को देखेंगे। देखिए, राजनीति और युद्ध दर्शन को अलग नहीं किया सकता है, क्योंकि युद्ध राजनीति का एक साधन होता है। तो हमको युद्ध दर्शन पढ़ना है तो हमको राजनीतिक दर्शन और युद्ध दर्शन को अलग अलग करके नहीं देखना होगा, दोनों को साथ में उनका अध्ययन करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए, मनु ने राजा को देवता की संज्ञा दी थी। मनु ने कहा था राजा देवता के रूप में धरती पर होता है। राज्य का दैवी सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए मनु ने लिखा है कि आदिकाल में राजा के न होने से चारों ओर अराजक तथा अशांति की स्थिति थी। राजा नहीं होता था, जो बलवान व्यक्ति होता था वो लोगों को डरा कर, धमका कर या मार पीट करके उन पर अपना हक जमा लेता था, कब्जा जमा लेता था, जो चाहता था वो कर लेता था। तो प्रजा किसके पास जाए न्याय के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता था। तो बलवान के डर से प्रजा इधर उधर भागकर जीवन यापन कर रही थी। इस बर्बर और अराजक स्थिति से सबकी रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने राजा की सृष्टि की, राजा को उत्पन्न किया। ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की। देखिए कितनी बड़ी इन्होंने देवता का सिद्धांत दे दिया। राजा के अंदर क्या होता है? इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत, इन सब का अंश पाया जाता है राजा के अंदर। आज भी यदि आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, ज्योतिषी आपका हाथ देखकर या कुंडली देखकर बताता है कि ये सभी अंश यदि आप में सही उचित मात्रा में है तो आपका राजयोग बनता है। क्या कहते हैं? राजयोग है आप में।
आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, राजयोग है। तो यही चीज़ है कि इन सब का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की जाती है। इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवता, अगर देखा जाए ज्योतिष दृष्टि से तो आज भी प्रासंगिक हैं, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवताओं के राजा, अंश से उत्पन्न राजा सब प्राणियों में पराक्रमी और श्रेष्ठ होता है। वह बालक भी हो तो उसका कोई अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि वह मानव रूप में देवता है। अर्थात राज एवं राजा की दैवी शक्ति का मनु ने समर्थन किया, राजा को देवता तुल्य बताया है। अब जो सबसे प्रमुख सिद्धांत था इनका, जिसको मौलिक सिद्धांत कहा जाता है, राजनीति या युद्ध कह लीजिए या राज्य का, सप्तांग सिद्धांत है। मनुस्मृति में राज्य के लिए सप्तांग का सिद्धांत दिया गया है। मनुस्मृति के 9वें अध्याय में राज्य के निम्न 7 अंग बताए गए हैं। क्या क्या? राजा या स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र। देखिए पुर को ही उन्होंने कौटिल्य ने जनपद का नाम दिया था, ठीक है ना। पुर को उन्होंने जनपद कहा था, क्योंकि बाद में डेवलप हुई, विकास हुआ, परिवर्तन होता रहता है, जो संरचनाएं होती हैं हमारी सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं, तो उस अनुसार उन्होंने जनपद लिखा है, इन्होंने पुर लिखा है। राष्ट्र, कोश, दंड और मित्र, ये 7 राज प्रवृत्तियां हैं। ये राज के 7 अंग हैं। सप्तांग सिद्धांत दिया, जिसमें राजा के बारे में मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य है कि वह संपूर्ण व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजा को नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त होना चाहिए। आप कौटिल्य पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा व्यवहारिक लिखेगा, उन्होंने राजा को कुछ ज़्यादा ही और ज़्यादा महत्व दिया है। मंत्री की बात करें तो मनु का मत है कि राज्य कार्य योग्य और कुशल मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए राज्य का कार्य किया जाना चाहिए। देख, कौटिल्य ने यही बात कही है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों व योग्यताओं का भी विस्तार से वर्णन किया है। जैसे मंत्री को कुलीन, शास्त्र ज्ञाता, विद्वान, शूरवीर, विश्वसनीय, कर्मठ आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। सेम यही बात आपको कौटिल्य में मिलेगी, ठीक है, कुछ बदलावों के साथ। पुर की बात करें तो पुर का अर्थ किला, परकोटा या राजधानी होती है। मनु का मत है कि पुर पूर्णतया सुरक्षित हो तथा उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियां यथा धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग का उल्लेख किया है। देखिए, आप कौटिल्य पढ़ेंगे तो उन्होंने 4 प्रकार के दुर्ग का वर्णन किया है। इसमें गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ बताया गया है, अतः राजा को इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात ऐसा दुर्ग, गिरि दुर्ग मतलब पर्वतों से घिरा हुआ, अर्थात राजा को ऐसी जगह अपनी राजधानी बनानी चाहिए जो चारों तरफ से पहाड़ों पर्वतों से घिरा हुआ हो, ताकि बाह्य आक्रमण से सुरक्षा हो सके। अतः राजा को इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। विभिन्न दुर्गों की संरचना एवं विशेषताओं का वर्णन भी इन्होंने किया है। राज्य की बात करें तो राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु द्वारा राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है। देखिए, यहाँ पर चूंकि राज्य के 7 अंगों सप्तांग सिद्धांत दे रहे हैं, तो राज्य कहाँ से आ गया यहाँ पर अंग के रूप में? कहाँ राज्य का अंग राज्य कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर राज्य का अर्थ इनका जो जनपद जहाँ पर प्रजा निवास करती है उससे था, ठीक है ना। तो राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु द्वारा राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है। वास्तव में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। यहाँ राज्य का तात्पर्य है राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जो जनता है, जो प्रजा है, उसकी बात कर रहे हैं। कोश, मनु के अनुसार कोश राजा का अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण अंग है। कोश के अभाव में राजा प्रजा की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के विभिन्न योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा, अकाल की स्थिति में सहयोग नहीं कर पाएगा, जनता का भला नहीं कर पाएगा। इसलिए राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होना चाहिए। अब छठा है दंड। यहाँ पर दंड का आशय दंड या पुरस्कार वाला नहीं है, यह राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। सेना को इन्होंने दंड कहा है। मनु ने सेना के अनेक अंगों यथा हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पदाति सेना का उल्लेख किया है। हस्ती सेना मतलब हाथी वाली सेना, गज सेना जिसको कौटिल्य ने कहा था, रथ सेना का भी उल्लेख कौटिल्य ने किया है, अश्व सेना का भी उल्लेख कौटिल्य ने किया है, और पदाति मतलब पैदल सेना का उल्लेख किया। यहाँ पर इन्होंने एक अन्य सेना अर्थात जल सेना को भी प्रमुख सेना के रूप में इंगित किया, अर्थात 5 प्रकार की सेना का उल्लेख किया है। वहीं कौटिल्य ने क्या किया था, यहाँ से एक अंतर आपको मिल जाएगा। कौटिल्य ने 4 प्रकार की सेना अर्थात गज सेना, रथ सेना, अश्व सेना और
पैदल सेना की बात की थी, इसके अलावा 4 सहायक सेनाओं की भी इन्होंने बात की थी। तो मनु ने राज्य को परामर्श दिया है कि वह राज्य के समस्त को मजबूत बनाकर राज्य की रक्षा की उचित व्यवस्था करे, अर्थात दंड को जितना मजबूत हो उतना मजबूत बनाए। कौटिल्य ने हालांकि इनका विस्तृत वर्णन करते हुए इनका ट्रेनिंग कैसे हो, ट्रेनिंग कैंप की बात की है, कैसे सेना के अंदर अनुशासन को डाला जाए, उसका विस्तृत वर्णन कौटिल्य में मिलता है। इतना विस्तृत वर्णन मनु में आपको नहीं मिलेगा। मित्र की बात करें तो मित्र का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राज्य अन्य राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध से है। राज्य को अपनी रक्षा तथा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो विपत्ति में साथ दे सकें। राज्य के इन 7 अंगों का पूर्ण समन्वय आवश्यक है। देखिए आज के समय में भी ये आप देख सकते हैं कि आज के समय में देश अपनी स्वार्थ के अनुसार, अपने हितों के अनुरूप संबंध बनाते हैं दूसरे देश से। जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ संबंध बनाता है ताकि वह भारत के साथ जब भी प्रतिस्पर्धा की स्थिति हो, यहाँ पर इस एशियाई क्षेत्र में, चूंकि दोनों उभरती हुई महाशक्तियां हैं, तो प्रतिस्पर्धा की स्थिति में वह ऐसे ऐसे देशों के साथ संबंध बना रहा है जो उसको हित की स्थिति में, अर्थात लाभ की स्थिति में पहुंचाने में मदद कर सकें। तो वह भारत के शत्रु से इसीलिए मित्रता बढ़ा रहा है। इसी तरह भारत भी अमेरिका से अपनी मित्रता बढ़ा रहा है, अमेरिका भी भारत से अपनी मित्रता बढ़ा रहा है ताकि उसको वैश्विक स्तर पर उसका जो महत्व है, जो उसका वर्चस्व है, उसको चुनौती चीन के द्वारा न मिल सके। तो इसी तरह भारत भी तमाम देशों, वियतनाम से, थाईलैंड से संबंध बना रहा है, वहाँ पर अपने जहाजी बेड़े भेज रहा है। तो आज भी, कहने का मतलब है कि आज भी मनु के सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं। तो मित्र के बारे में इन्होंने कहा, राज्य के इन 7 अंगों का पूर्ण समन्वय आवश्यक है। एक प्रवृत्ति का विनाश, अर्थात एक अंग का विनाश संपूर्ण राज्य व्यवस्था के विनाश का कारण बन सकता है। अर्थात उपरोक्त तत्वों का सशक्त एवं सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व राज्य की ताकत का आधार है। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर यह पूछेगा कि कौटिल्य के सिद्धांत और मनु के जो सप्तांग सिद्धांत है, दोनों में अंतर बताइए, मूलभूत अंतर, तो यहाँ से आपको दोनों, आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा, आपको अंतर साफ साफ पता चल जाएगा। हालांकि एक वीडियो में प्रश्नोत्तर में कौटिल्य और मनु में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बता दूंगा। इनके युद्ध सिद्धांतों में क्या समानता है, देखिए आपको समानता ज़्यादा मिलेगी, अंतर बहुत कम मिलेगा, ठीक है ना। समानता आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि कौटिल्य के जो सिद्धांत हैं मनु से प्रभावित नजर आते हैं। राज्य का कार्यक्षेत्र के बारे में इन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। क्या कहा है, मनुस्मृति का मत है कि राज्य का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। राज्य पुलिस कार्य ही नहीं करता अपितु यह समाज की, देखिए पुलिस वर्ड का यूज इन्होंने नहीं किया है। पुलिसिंग का अर्थ होता है देखभाल करना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, ठीक है, सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाना, यही पुलिसिंग होता है। तो राज्य पुलिस कार्य ही नहीं करता अपितु यह समाज की रक्षा एवं कल्याण भी करता है। इसके अलावा आंतरिक और बाह्य आक्रमण से रक्षा तथा शक्तिशाली से कमजोर की रक्षा करना भी राज्य का दायित्व, अर्थात कोई शक्तिशाली व्यक्ति अत्याचार न करे कमजोर पर, यह भी दायित्व राज्य का है। मनु का मानना था कि राज्य की मत्स्य न्याय से प्रजा की रक्षा हुई है। देखिए मत्स्य न्याय मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको एक प्रकार से दंड के रूप में देखा जा सकता है। जिस तरह से मछली होती है, बड़ी मछली होती है, छोटी मछली को खा जाती है, ठीक है, इसी तरह जो अत्याचारी पुरुष होता है, जो अत्याचारी होता है, जो दुर्बलों को सताता है, राज्य उसको खा जाता है। या राज्य के जो अंग हैं उनमें जो भी अस्थायित्व पैदा करने का प्रयास करता है, राज्य उसको दंडित करता है, राज्य उसको सजा देता है। इस तरह से शक्तिशाली से कमजोर की रक्षा करता है, ठीक है, शक्तिशाली को दंड दे करके। तो राज्य की मत्स्य न्याय से प्रजा की रक्षा हुई, अर्थात जो राज्य के नियम कानून हैं उनको, जो दुर्बल वर्ग है, जो प्रजा होती है दुर्बल होती है, राजा सबल होता है क्योंकि उसके पास सैन्य शक्ति होती है, तमाम प्रकार की कोष शक्ति होती है, धन शक्ति होती है। तो राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, राज्य के जो 7 अंग हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जो पालन करवाने की नीति है वह
उससे प्रजा की रक्षा हुई है, यह मानना था मनु का। तो राज मानव से वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म का पालन कराता है। मनु के अनुसार राज्य का कार्य सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित न होकर लोक कल्याणकारी भी है। तो राज्य कानून के द्वारा, शक्ति के द्वारा जो सामाजिक और राजनीतिक नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उनका पालन कराता है। यहाँ पर मत्स्य न्याय एक और शब्द है दोस्तों, अगर आप इसको डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि सबल के द्वारा दुर्बल को नष्ट किया जाना या दबा दिया जाना, बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खा लिया जाना। लेकिन यहाँ पर जो मत्स्य न्याय का वर्ड का यूज है, उसका अर्थ जो हमने बताया वही है। इसका मतलब यह नहीं कि राजा अगर शक्तिशाली है तो दुर्बल को सताएगा या मार डालेगा, यह बिल्कुल अर्थ नहीं है। अगर यह अर्थ समझ आ जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यही चीज़ें हमारे जो तमाम शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें कई ऐसे शब्द यूज हुए हैं जिनका गलत ढंग से अगर व्याख्या किया जाए, जिनकी गलत ढंग से अगर व्याख्या की जाए तो हमको बहुत ही गलत वो प्रतीत होता है, जबकि उन शब्दों का प्रयोग तात्कालिक जो परिस्थितियां थी, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां थी, उनके अनुसार किया गया था। होना तो यह चाहिए था कि समय के साथ चीज़ों में बदलाव होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, जिसके कारण की बुराइयां व्याप्त हुई, विवाद व्याप्त हो गया। राजा के कर्तव्य का भी उन्होंने वर्णन किया है। मनु ने क्या कहा है? मनु राजा के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक होने के बावजूद राजा की निरंकुश सत्ता के समर्थक नहीं है। राजा विधि तथा धार्मिक नियमों के अधीन है, वह धार्मिक दंड को क्रियान्वित करने का साधन मात्र है। वास्तविक राजा तो धर्म का विधान है। इन्होंने धर्म को सर्वोपरि माना था, याद रखिएगा। एक और तो राजा को देवत्व का, राजा को इन्होंने क्या कहा था? धर्म की रक्षा करने के लिए राजा की उत्पत्ति हुई है, सीधी सी बात है। एक और तो राजा को देवत्व का अंश मानकर उसके धर्म को पालन करने को प्रजा का धर्म कहा गया है, अर्थात राजा जो कहे पालन करने को वही प्रजा का धर्म होता है, पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राजा द्वारा धर्म विरुद्ध कार्य करने पर सिंहासन से हटा देना, सिंहासन च्युत करना या मार डालना भी उचित ठहराकर मनु ने राजा को निरंकुशवादी होने से बचाया। अर्थात उन्होंने कहा अगर राजा निरंकुशवादी हो जाए, अत्याचारी हो जाए तो उसको मार डालना चाहिए। इन दोनों विपरीत धारणाओं के पीछे मूल रूप से दो विचार रहे होंगे। क्या रहे होंगे? पहला, भारतीय चिंतकों ने वर्ण और आश्रम व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आने वाले कालों में सामाजिक अव्यवस्थाएं पैदा न हो, इसलिए राजा को देवत्व प्रदान किया गया ताकि प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। यह धारणा सामान्य जन के लिए बनाई गई थी। तो उनकी यह भी चिंता थी साथ में मनु की कि जो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था हमने बनाई है, उसके द्वारा प्रजा का, जनता का शोषण न होने पाए, इसके लिए राजा को इन्होंने दायित्व सौंपा था अपने सिद्धांतों के द्वारा कि राजा का यह दायित्व है कि वह देखे कि इस व्यवस्था का पालन करने के चक्कर में कहीं प्रजा के साथ अत्याचार न हो, जो कि वास्तव में दिखाई पड़ता है। उसके बाद किस हद तक था, कितना था, यह विवाद का विषय है। कहाँ पर था या हर जगह व्याप्त था, यह भी विवाद का विषय, लेकिन था, यह सही है। परंतु बुराइयों से ग्रस्त या धर्म विरुद्ध कार्यों में लिप्त राजा या मंत्री का स्वतः नाश या मृत्यु हो जाएगी, यह धमकी भी दी गई थी। यह धमकी इसलिए दी गई थी ताकि राजा डरे और धर्म की आड़ में प्रजा का शोषण न हो सके। राजा को राजधर्म का पालन करते हुए शत्रुओं से प्रजा, प्राण तथा संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। उसे गांवों और नगरों की सुव्यवस्था के लिए योग्य, अनुभवी और ईमानदार, लगनशील, विद्वान तथा कर्मचारियों का आदर सत्कार करना चाहिए। अयोग्य, भ्रष्ट, लापरवाह, रिश्वतखोर, देशद्रोही कर्मचारियों को पदमुक्त कर उनको निजी संपत्ति से वंचित कर देश से निकाल देना चाहिए। राजा को शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य एवं अनुभवी मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए तथा राजा को भी चाहिए कि वह अपने निकटस्थ मंत्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि मंत्री सभी गूढ़ बातें जानता है, राजा की सभी गोपनीय बातें जानता है। यदि वह निराश होगा तो दुश्मन से सारी बातें आपकी बता देगा, ठीक है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। परंतु समय समय पर ऐसा देखा भी गया है, कई मंत्रियों ने राजा को समाप्त करवाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। परंतु समय समय पर अपने गुप्तचरों से, देखिए गुप्तचर व्यवस्था की भी बात की थी मनु ने, मंत्रियों के इरादों और व्यवहार की जानकारी लेते रहना चाहिए कि मंत्री किस तरफ जा रहा है,
मनु के अनुसार राजा अविश्वासी पर विश्वास न करे, विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करे। देखिए, यह एक श्लोक भी आपने पढ़ा हो, जो संस्कृत पढ़े होंगे बचपन में, एक श्लोक भी पढ़े होंगे, वह यहीं से लिया गया था, मनु की स्मृति से भी ही लिया गया है वो श्लोक। उसमें कहा गया कि राजा को अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वासी पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। बगुले के समान अर्थात चिंतन करे, सिंह के समान पराक्रम दिखाए, भेड़िया के समान शत्रु का नाश करना चाहिए और खरगोश की तरह दुश्मन के घेरे से भाग जाना चाहिए। इतना स्फूर्त होना चाहिए। शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा के लिए ऐसे दुर्ग का निर्माण करना चाहिए जो पहाड़ी पर, अब देखिए पूरा युद्ध दर्शन चल रहा है, विशुद्ध युद्ध दर्शन। शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा के लिए ऐसे दुर्ग का निर्माण करना चाहिए जो पहाड़ी पर निर्मित हो। पहाड़ी पर निर्मित होगा तो राज्य सुरक्षित रहेगा। आक्रमण करने से पहले दुश्मन 100 बार सोचेगा। यदि आक्रमण कर भी देगा तो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, पहाड़ों से घिरा होने के कारण आप सुरक्षित रहेंगे। ऊपर से युद्ध करने में ज़्यादा आसानी होती है, शत्रु को विनाश करने में बहुत ही सरलता होती है, जहाँ से शत्रु पर वार करके जीता जा सके। दुर्ग अस्त्र शस्त्रों, धन धान्य, वाहन, ब्राह्मणों, कारीगरों, यंत्रों तथा चारे पानी से भरपूर रखना चाहिए, क्योंकि युद्ध में इन चीज़ों की कमी सैनिक शक्ति का पतन करती है। आप सोचेंगे ब्राह्मण का यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ब्राह्मणों से ये जो तमाम प्रकार के अनुष्ठान थे, यज्ञ थे, युद्ध में जीतने के लिए वो कराए जाते थे। इसके अलावा ब्राह्मण तमाम तरह की युक्तियाँ भी बताता था क्या करना चाहिए संकट के समय में। तो ब्राह्मणों को इसीलिए महत्व इन्होंने प्रदान किया था, क्योंकि युद्ध में इन चीज़ों, आज के ब्राह्मण नहीं, जो कि खैर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं है, क्योंकि युद्ध में इन चीज़ों की कमी सैनिक शक्ति का पतन करती है। पूरे साजो सामान से सुसज्जित राज्य को उचित अवसर देकर युद्ध भी करना चाहिए। अर्थात इन्होंने कहा युद्ध तभी करना चाहिए जब आप युद्ध के लिए तैयार रहें। ठीक है, मनु का साफ कहना था। युद्ध का नेतृत्व अर्थात युद्ध को जीतने के लिए करना चाहिए। ठीक है, प्रजा को और राज्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए, मनु का कहना था। मनु के अनुसार जो वीर युद्ध में शत्रु को पराजित करता है वह पृथ्वी के सुखों को भोगता है। देखिए, बहुत ही अतिरेक सिद्धांत है यह। और जो यहाँ पर इनको साम्राज्यवादी नीति नजर आएगी, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है वह स्वर्ग में जाता है। युद्ध में वीर गति को प्राप्त राजा का गुणगान चारों दिशाओं में होता है। जो युद्ध स्थल से भागकर जान बचाता है वह कायर कहलाता है। मनु के अनुसार राजा को वृद्धों, अंधों, विधवाओं, अनाथों एवं असहायों की सहायता करनी चाहिए तथा उद्योग या व्यवसाय द्वारा दीनहीन क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों की समय समय पर सहायता करनी चाहिए। देखिए, सबकी सहायता के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है ना। एक राजा को इनके अनुसार एक राजा को हमेशा चुस्त दुरुस्त रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, मनु का मानना था कि यदि राजा अच्छा दिखेगा, स्वस्थ दिखेगा, उसकी दिनचर्या अच्छी रहेगी, तो उससे जनता भी, जो सेना है वह भी प्रभावित होगी। जनता और सेना में हमेशा विश्वास रहेगा राजा के प्रति। तो उसकी जो कैसी दिनचर्या रहनी चाहिए ये सब बता दी गई थी मनु के द्वारा। जैसे प्रातः स्नान करना, ध्यान करना, अध्ययन करना, पूजा करना। इसके बाद न्याय के लिए जनता की शिकायतों का निवारण करना, मंत्रियों से मंत्रणा करना ताकि मंत्रियों को यह विश्वास हो कि हाँ राजा उनको कुछ समझता है। विदेशों में जो स्थित दूत हैं, गुप्तचरों के साथ वार्तालाप करना, जैसा कि आज के समय भी देखा जाता है। सेनापति से सेना संबंधी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात आज के समय में भी आप देखें तो तमाम जो पुलिस फोर्सेस हैं उसमें जो सैन्य अधिकारी हैं वो मीटिंग लेते हैं। सुरक्षा सम्मेलन नामक मीटिंग होती है जिसमें जो सैनिक होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उनसे क्या शिकायतें हैं उनसे पूछी जाती हैं। उनकी शिकायतों का जो असुविधाएं हैं उनका निवारण करने का प्रयास किया जाता है। अगर निवारण न भी हो तो उनको अपने अधिकारियों पर, उनके प्रशासन पर विश्वास होता है कि हाँ कम से कम हमारी शिकायतें सुनी जा रही हैं, तो आज न कल वो सही हो जाएंगी। इसके अलावा मध्याह्न तथा रात के भोजन में राजा की दिनचर्या भी निर्धारित करेगी। क्या कहा गया? सबसे पहले व्यायाम करना चाहिए, राजा को स्नान करना चाहिए, फिर भोजन करके आराम करे थोड़ा सा, फिर निवास स्थान पर जाए, सेना और युद्ध सामग्री का निरीक्षण करे, शाम को प्रार्थना करे, गुप्त परामर्श ले और संगीत का थोड़ा सा आनंद ले। अंत में
सोए, अंत में जो है आराम करे, सो जाए। यह नियमित रूप से राजा की दिनचर्या होनी चाहिए। लगभग सभी चीज़ें राजा की दिनचर्या में उसने शामिल कर ली। मनुस्मृति के अनुसार राजा बालक क्यों न हो उसका अपमान नहीं करना, अर्थात राजा बालक ही क्यों न हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कहने का मतलब था वह देवता का रूप होता है पृथ्वी पर। मनु के इस कथन से कुछ विचारकों ने अर्थ लगा लिया कि राजा पूर्ण स्वतंत्र है, उसकी आज्ञाओं का पालन मानव कर्तव्य है। प्रश्न यह है कि क्या राजा निरंकुश है, जबकि मनु और याज्ञवल्क्य ने राजा को धर्म के अधीन रखा है। राजा को निरंकुशवादी होने के बाद अगर राजा निरंकुश हो जाए तो उसको मारने की सलाह दी है मनु ने। राजा हमेशा प्रजा पालन व रक्षार्थ तैयार रहना चाहिए। मनु ने धर्म और दंड को ही राजा कहा है। इन दोनों प्रसंगों में समझ में आता है कि मनु ने सर्वप्रथम तो राजा को निरंकुश सत्ता प्रदान की, इसमें असीमित शक्ति का दुरुपयोग होने लगा। फिर असीमित शक्ति को नियंत्रित करने के लिए धर्म और दंड की स्थापना कर राजा को इसके अधीन कर दिया। समझ रहे हैं ना, परिवर्तन कर दिया। इस प्रकार मनुस्मृति में दो विरोधी मत दिखाई पड़ते हैं, एक असीमित राजतंत्र और दूसरा सीमित राजतंत्र का। अब हम मनु के दो अन्य सिद्धांतों, जो प्रमुख सिद्धांत थे, खाड़गुण नीति और मंडल सिद्धांत, हालांकि उन्होंने अलग से इसका वर्णन नहीं किया था। बाद के जो विचारक थे, बाद के जो सिद्धांतकार थे, जैसे कौटिल्य ने तो बहुत ही विस्तृत रूप में मंडल सिद्धांत और जो विदेशी राज्यों का संबंध कैसे बनाया जाए इसका सिद्धांत दिया। खाड़गुण नीति क्या होती है इसका विस्तृत वर्णन किया कौटिल्य ने। तो आइए देखते हैं कि इनकी खाड़गुण नीति और मंडल सिद्धांत क्या था मनु का। मंडल सिद्धांत की बात करें तो मंडल सिद्धांत अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर जोर देता है। मनुस्मृति विशेषतया बाद के धर्मशास्त्र साहित्य में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया गया है, लेकिन बेस देखिए मनुस्मृति है। मनु की धारणा क्या है कि किसी राज्य के चारों ओर के राज्य अनुकूल भी हो सकते हैं, प्रतिकूल भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको चाणक्य में दिखेगा कि राज्य के बगल का जो राज्य जस्ट पड़ोसी राज्य होता है इसका शत्रु होता है, और जो इसका पड़ोसी होता है, शत्रु का पड़ोसी, वो इसका मित्र होता है, और शत्रु का भी शत्रु होता है। तो शत्रु का शत्रु हमारा राजा का मित्र होगा, जो यह राजा होगा। लेकिन मनु ने कहा कि वह शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, जैसे आज के समय में दिखाई पड़ता है। कहाँ पे? अमेरिका और कनाडा में। यूएसए और कनाडा देखिए, ये पड़ोसी राष्ट्र हैं, लेकिन क्या हैं? मित्र हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान को देखिए, भारत और चाइना को देखिए। हालांकि भारत और चाइना के मध्य रिलेशंस अब सही हो रहे हैं दिन पे दिन, लेकिन भारत पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में इसको देख सकते हैं, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। तो कहीं पर पड़ोसी जो राष्ट्र होते हैं वो शत्रु भी हो सकते हैं और मित्र भी हो सकते हैं, परिस्थितियों के अनुसार। कैसी परिस्थितियां, इस पर डिपेंड करता है। तो मनु की धारणा है कि किसी राज्य के चारों ओर के राज्य अनुकूल भी हो सकते हैं, प्रतिकूल भी हो सकते हैं, तथा तटस्थ भी हो सकते हैं। तटस्थ का मतलब कोई मतलब ही नहीं रखना। दो राज्यों में युद्ध हो रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं रखना, ठीक है। भारत पाकिस्तान में कुछ भी हो, बांग्लादेश कोई मतलब नहीं रखता, तो बांग्लादेश तटस्थ है। यही कहने मतलब भारत के भी चारों तरफ के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं सभी थोड़ी शत्रु हैं भारत के। बांग्लादेश के साथ अच्छा संबंध है, नेपाल के साथ अभी तक अच्छा संबंध चलता आया है, भूटान के साथ अच्छा संबंध है। वहीं पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, चाइना के साथ संबंध अच्छे नहीं है। तो यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है आज के समय में, इसलिए महत्वपूर्ण है। मनु कहता है कि एक शासक को अनुकूल राज्य मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, मित्रता बढ़ानी चाहिए, जैसा कि आज के समय में देखा जाता है। भारत तो पूरी तरह इसी रूल को अपनाता है, तथा प्रतिकूल राज्यों की संख्या कम करनी चाहिए। मनु कहता है कि अनुकूल राज्यों की संख्या बढ़ाने है तो एक राज्य को खड़गुण नीति अपनानी चाहिए। कौन सी नीति? खड़गुण नीति। मनु इस प्रकार की नीति के अंतर्गत 6 गुणों का विवेचन करता है। किन गुणों का? जो इस प्रकार हैं: संधि अर्थात शांति बनाए रखना, विग्रह अर्थात आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना, यान अर्थात शत्रु राज्य पर आक्रमण करना, आसन अर्थात युद्ध न करके युद्ध की प्रतीक्षा करना, संशय अर्थात आश्रय अथवा शरण लेना, तथा द्वैधी भाव अर्थात शत्रु को धोखे में रखना। देखिए ये सभी खड़गुण नीति जो इन्होंने जिसका वर्णन किया, यही आपको चाणक्य में भी नजर आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए काफी मिलता जुलता है सिद्धांत। तो ये है मनु का मंडल सिद्धांत और खाड़गुण नीति। वैसे पूछा नहीं जाएगा, सिलेबस नहीं है, केवल युद्ध सिद्धांत है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है।
पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। मनुस्मृति में धर्म युद्ध का वर्णन मिलता है। मनु की धारणा है कि धर्म की प्राप्ति हेतु युद्ध लड़ना अधर्म नहीं है, वह युद्ध लड़े जाने के दौरान अनेक नियमों व सिद्धांतों के अनुसरण पर भी बल देता है। तो दोस्तों ये था मनु का युद्ध संबंधी जो दर्शन है, सिद्धांत है राजनीति के साथ, वो हमने आपको बता दिया। यही आपके सिलेबस में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो नए टॉपिक जुड़े हैं सबका मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा, वीडियो भी जिनका होगा, जो बचा हुआ है वो आपको 2-3 वीडियो जो बचे हुए हैं वो आपको उपलब्ध करा दूंगा जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।